बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और आज का दिन तमाम पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ पर भी हैं 23 मार्च 1940 का दिन इसलिए यादगार था क्योंकि इस दिन इरादा किया गया था कि पाकिस्तान बनाएंगे और जब इरादा मजबूत हो तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है। यौम तजदीद का दिन कहलाता है ये दिन, और रेजोल्यूशन डे के हवाले से हम वन नेशन वन आइडियोलॉजी वन थेरी के ऊपर फोकस करते हैं। और हमेशा हर साल इस दिन को मनाने का मकसद ये भी होता है कि हम रिवाइज करें अपनी मेमोरीज में कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और हम सब उसमें अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज शो में हम कोशिश करेंगे कि उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी नजर डालें और इसके साथ साथ हम अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी कर सकें, इस पर भी बात हो। और इसके साथ साथ आपने तब्दीली का जिक्र किया तो अचानक से मुझे मौसम की तब्दीली का जो है ना ख्याल आ गया, जो कि गुज़िश्ता रात से बल्कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी और बारिशें हो रही हैं, इसके साथ साथ हवाएं चल रही हैं। नॉर्दर्न इंडिया में लोगों ने भी खासा एंजॉय किया। मैं वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पर, यालाबारी हुई है एग्जैक्टली। तो खास लोग एंजॉय भी कर रहे हैं प्लेन एरियाज में, जिसमें पंजाब है, सिंध है और केपी और बलोचिस्तान में भी इस वक्त मौसम अच्छा है। तो ये मेरा ख्याल है जो ब्रेक लग गई अभी सर्दी को जाते हुए और गर्मी को आते हुए, और एकदम से खुनकी सी पंजाब में खुसूसन लाहौर में महसूस भी की जा रही है। और कल रात तो गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई और मतला जो है वो अभी भी पार्शली अब आलूद है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश जो है उसका सिलसिला अभी जारी रहेगा। और जो आज के दिन की मुनासिबत से परेड होती है वो भी मौसम की वजह से ही पोस्टपोन की गई। और आज इसी वजह से क्योंकि इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश प्रिडिक्ट की जा रही थी तो महकमा मौसमियात की एडवाइस के मुताबिक फिर उसको पोस्टपोन कर और 25 तारीख को अब ये परेड होगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ एक और जो सूरत हाल है मौसमी वो है पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो पीडीएम की कल हमने देखा कि जो सूरत हाल है गर्म सियासत काफ़ी नज़र आ रही है। और बिलावल भुट्टो साहब का बयान, मरियम नवाज साहिबा की जो नैब में पेशी, इस पर भी हम बात करेंगे। खासी अहमियत का हामिल हो चुका है ये तमाम सूरत हाल, क्योंकि पीडीएम की जो 26 मार्च की तहरीक थी वो चूंकि ब्रेक लग गई है, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें खासी डेवलपमेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, मुझे लग रहा है सियासत थोड़ी सी ठंडी हो रही है पीडीएम की। गर्मी तो उस वक्त बढ़ गई है, हाँ सर्दी बढ़ गई है, सर्द मोहरी और सर्दी पीडीएम में गर्मी बढ़ गई है। पीडीएम के अंदर जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है। एनीवेज इसको हम डिस्कस करेंगे कि असल सूरत हाल है क्या। हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे यौम पाकिस्तान का ही कि मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली की दुआओं के साथ अजीम दिन का आगाज़ हो गया। और वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी के साथ साथ मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी रखी गई। और इसके साथ साथ यौम पाकिस्तान के मौके पर शेड्यूल परेड मौसम की खराबी के बायस 25 मार्च तक मौखर कर दी गई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से अब 25 मार्च को छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। इसी के साथ साथ आज प्रोग्राम में हम कोविड की सिचुएशन के हवाले से भी बात करेंगे। थर्ड वेव में एनसीओसी ने बड़े फैसले किए हैं कि मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां अब 8 बजे तक होंगी और सिनेमाज मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कोरोना एसओपीज़ के साथ 300 अफराद तक के इज्तिमात की इजाज़त दी गई है। और इसके साथ चूंकि कोरोना के हवाले से लॉकडाउन की बातें हो रही हैं तो फिर तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला इस हवाले से कल होना है। वफाकी वजीर शफकत महमूद के तालीमी इदारे बंद करना एक मुश्किल फैसला है। ऑनलाइन पढ़ाई से तलबा खुश नहीं है। यकसान निसाब तालीम पूरे मुल्क में इंशाल्लाह नाफिज होगा। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे मेरी रगों में सेलेक्ट वाला खून नहीं, वो लाहौर का खानदान है जो सेलेक्ट होता आया है। बिलावल भुट्टो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे बयान दिए, लीग की आदत पर तनकीद भी की। उधर मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से दूरियां नहीं मामलात हल करना चाहते हैं, इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो महकमा मौसमियात की अहमियत को उजागर करना और आवाम में शऊर आगाही देना है। और मेरे ख्याल से महकमा मौसमियात का आज का दिन जो है वो मौसम भी इंजॉय कर रहा है और इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज, बाकायदा आगाज आज के शो का। और यौम तजदीद अहद के दिन की हवाले से ही हम आगे के अक़वाम आलम की तारीख का जब भी जायज़ा लिया जाता है, मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ ममालिक के कुछ डेज़ होते हैं, कुछ डेट्स होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाती हैं। ऐसे ही पाकिस्तान का बैकग्राउंड जब हम देखते हैं और पाकिस्तान की तारीख देखते हैं तो मार्च का महीना जो है उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। एक संगे मील की हैसियत रखते हैं ये तमाम दिन। और 23 मार्च जो है हमारे लिए वो अजीम दिन है जब हमने ये डिसाइड किया था कि हमने गुलामी से निजात पानी है।
इस करारदाद की रोशनी में अगर हम बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुदादाद, काबिलियत, सियासी फहम फरास्त और अज़्म व जुर्रत, यकीनी महकम और अमल फहम से दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत का इजाफा किया। इस दिन जो इरादा किया उस पर इम्प्लीमेंटेशन की। बरसगीर के मुसलमानों की एक अहम और अशद ज़रूरत थी एक अलग मुल्क, और कौमी ज़िंदगी के बाज़ लम्हात बड़े फैसला कुन होते हैं जो अपने नताइज और असरात के अतबार से खासे दूरस और तारीख का धावा मोड़ने की अहलियत रखते हैं। मार्च वो तारीखी दिन है जिसे बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लाह के हुक्म से मुमलिकत खुदादाद के मार्ज़ वजूद में आने का बाकायदा ऐलान किया था, और ये हुआ था 1940 में मंटो पार्क में। एक यादाश्त अगर हम रिवाइज करें कि इस दिन की मुनासिबत से, तो तारीख को जिंदा रखने वाला मीनार पाकिस्तान आज भी तामीर है शहर लाहौर में, और इसमें कायद-ए-आज़म और बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की जानिब से जिस तरह से ये ऐलान किया गया था कि वो बरसों से जारी अंग्रेज़ हिंदू गठजोड़ तोड़ने और इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की खातिर, एक अलग मुल्क की खातिर कुर्बानी देना चाहते हैं, जान की बाजी लगाना चाहते हैं और एक अलग मुल्क चाहते हैं, तो ये वो इरादा आज भी मीनार पाकिस्तान के उस पार्क में गूंजता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें खुसूसन कायद-ए-आज़म की, जिन्होंने 1906 में बनने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की ताकि मुस्लिम रियासत या फिर मुसलमानों के लिए एक राइट्स जो थे उसको हासिल किया जाए, उनकी जानदार कोशिशों का आगाज़ इसी दिन हो गया। और बाज़ नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद के 14 निकात हों या शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में एक खिताब, तहरीक पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब रवां दबा रही और गो कि 1937 में होने वाले इंतखाबात के नताइज मुसलमान हिंद के लिए किसी तौर पर भी सूदमंद न थे, मगर इन नताइज ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसके बाद 23 मार्च 1940 का वो तारीखी दिन आ गया जब मुसलमान एक आवाज़, एक मुस्लिम रियासत पाकिस्तान का नारा बुलंद कर चुके थे। हम जिंदा कौम है और ये हमने साबित भी किया। 1940 से फिर 1947 तक एक तहरीक का आगाज़ हो गया था कि हमें अपना अलग वतन चाहिए, हमें अपना अलग मुल्क चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए और आज पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत की हैसियत से पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। ये जो इजलास हुआ, ये जो ऐलान किया गया, इसमें मुसलमानाने बरसगीर पाकिस्तान से कम किसी बात पर राजी नहीं होंगे। ये बता दिया गया कि कोई डायलॉग्स नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुसलमानों के राइट्स की बात नहीं होगी, हमें सिर्फ अलग मुल्क चाहिए। और यही वो जोशो जज्बा था, यही वो एक बयानिया था जिसपे तमाम मुसलमाने बरसगीर जो हैं वो इकट्ठा हो गए। और फिर ये हुआ कि 1945 और 1946 के जो दोबारा इलेक्शंस हुए वो सिर्फ इस तहरीक के नतीजे में। बिल्कुल। और इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन और फिर जो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए आसान इसीलिए हुई क्योंकि भारत की जो अब जो मौजूदा भारत है और उस वक्त जो हिंदू क़यादत थी वो नहीं चाहती थी कि किसी किस्म भी मुसलमानों को किसी किस्म का राइट दिया जाए जिसके वो हैसियत भी रखते थे, जिसका वो डिज़र्व करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं ना कि जब आप मंजिल की तरफ जा रहे हो तो फिर रास्ता खुद ही बन जाता है अगर आपकी जो इरादा हो मजबूत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान में एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ये हमारे बड़ों की कुर्बानी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है और इसमें किसी किस्म की भी कोई शक नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी जब ये 1940 की बात होती है 23 मार्च की, तो ये कहा जाता है कि इस दिन जो मुसलमानों ने इरादा किया था उसकी बड़ी वजह यही थी कि मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए गए जो कि ड्यू थे और इसी वजह से मुसलमान इस हद तक गए थे। बिल्कुल। और ये जो है एक कामयाब तहरीक जो है वो पूरी दुनिया की तारीख में ना सिर्फ समझी जाती है बल्कि पढ़ी भी जाती है। पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने, मुसलमान बरसगीर ने जितनी कुर्बानियाँ दी, जिस कदर जुल्म सितम ढाए गए, ये हिजरत का पूरा जो एक पीरियड शुरू हुआ था 1947 और उसके बाद से लेकर अब तक हमारे बुजुर्गों ने जिस जोशो जज्बे का मुजाहरा किया, हम ये कोशिश ही कर सकते हैं कि उसको याद रखें और अपना रोल पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए प्ले करते रहें। इसी के साथ साथ आज होने वाली तकरीब के हवाले से भी बात करते हैं कि तकरीब जो है वो अब 25 मार्च को होगी। ख़राब मौसम के बायस ये तारीख जो है वो तब्दील की गई और पिछले साल आपको याद होगा कि 23 मार्च की परेड कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुलतवी की गई थी और पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान से ही पाकिस्तान डे परेड के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ये सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। लेकिन मार्च 2008 का अगर खुसूसन जिक्र करें और उससे लेकर 2015 तक, इसके दरमियान ये 7 साल थे जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल थे। 23 मार्च की परेड तब मुनक़िद नहीं की गई थी और इसकी बुनियादी वजह
शहरों में आए रोज़ पेश आने वाले दहशतगर्दी की वारदातें और फिर उनके नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी खदशात थे। तो इसीलिए 7 साल का जो गैप था वो ले लिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के बाद से अब तक ये सिलसिला जारी है, सरवाए कि जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका। बिल्कुल, और गुज़श्ता 5 साल के दौरान यौम पाकिस्तान परेड इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के नाम से मशहूर शाहराह के किनारे पर वाक़ शक्करपड़ियाँ ग्राउंड में की जाती है और 30 बरस से ज़ायद अरसा तक मुसल्लह अफ़वाज की परेड के इनेकाद के मकामात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। और इस परेड का असल मकाम पहले रावलपिंडी का रेस कोर्स ग्राउंड हुआ करता था, जो बाद में तब्दील होकर पार्लियामेंट हाउस के सामने शाहराह दस्तूर पर मुंतकिल हुआ। फिर आमतौर पर फौजी परेड्स का इनेकाद अक्सर गैर जमहूरी या आमराना हुकूमतों से नथी किया जाता है, लेकिन फ्रांस और बरतानिया जैसी जमहूरी अक़वाम का जिक्र करें तो वहाँ पर भी ये फौजी परेड जो है वो ज़रूर हुआ करती है, ये कौम का फ़ख्र भी हुआ करते हैं और पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये देखी जाती है। आपको याद है अबूज़र 23 मार्च की जब छुट्टी हुआ करती थी तो पाकिस्तान में भी हम टीवी लगाकर ये पूरी की पूरी परेड, उसमें वो मार्च पास देख लीजिए, फ़ज़ाई मुजाहिरे देख लीजिए जो हमारी पाक फ़ज़ाइया करती है, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट हुआ करता था और घर बैठे ही हम पाकिस्तान जिंदाबाद। छुट्टी तो आज भी है, आपको छुट्टी नहीं है, ये अलग मामला है। पूरे पाकिस्तान में छुट्टी आज भी मनाई जा रही है। जब हम बच्चे होते थे जब छुट्टी हुआ करती थी, वैसे छुट्टी है और नेशनल डे है जी, और पूरा पाकिस्तान आज छुट्टी मना रहा है, सवाए के ऐसी जो सर्विसेज हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है जाने की, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली लोग मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ एक अहम बड़ी जिसकी वजह से ये एक तो आगे डिले भी हो गई है, लेकिन साथ अगर हम जिक्र करें गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी कोशिश की है कि मामलात को सेटल किया जाए। इसके साथ साथ जो कोरोना है उसके साथ काउंटर किया जाए, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कोरोना से लड़ना नहीं है, ये बात अब ख़त्म कर दी गई है ऑफिशियली कि लड़ नहीं सकते आप वबाओं से, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। तो आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं ताकि शफा नसीब हो सके। बिल्कुल, शफा नसीब हो सके। और कोविड का आप जिक्र कर रहे हैं तो मुल्क भर में सूरत हाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कोरोना इस वक्त जो है वो किसी तौर कम नहीं होने में आ रहा। 72 अमवात हो चुकी हैं जी गुज़श्ता 24 घंटों में और लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक 3270 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। और आप ये भी देखिए कि ये नंबर जो है वो मुसलसल या तो बढ़ रहा है। अब अमवात का नंबर आप देखिए 72 तक पहुँच गया। हमें ये रियलाइज़ करना होगा थर्ड वेव जितनी स्वर तरीके से केसेस को बढ़ा रही है, ये वायरस का स्ट्रेन जिस कदर जल्दी से ट्रांसमिट हो जाता है, तो हमें अपना रोल प्ले करना है और प्लीज़ एहतियात करनी है, मास्क के बगैर घर से बाहर मत निकलिए। बिल्कुल, और एहतियात ही की वजह से अभी तक मामला बेहतर हुए हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो मामला ख़राब भी हो सकते हैं। अब NCOC की अगर बात करें खुसूसन जो कि कल डिसीजन लिया गया है कोरोना के हवाले से, क्योंकि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, बहुत से कारोबारी शख्सियात को और एहतजाज भी हमने देखा, तो फिर अब ये फैसला किया गया मुल्क भर में जहाँ भी कोरोना केसेस की जो शरह है वो 8% से तजावज़ करेगी, वहाँ कारोबार हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे और तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ अब रात 8 बजे तक कर दी जाएंगी। पहले 6 बजे का टाइम था, अब 8 बजे किया गया। और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत जब NCOC का इजलास हुआ, उसमें मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का प्रॉपर तरीके से कल जायजा लिया गया। और अलामिये में के मुताबिक NCOC ने मुल्क भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। अलबत्ता ताजरों की जो डिमांड्स थी कि मार्केट्स 8 बजे तक खुली जाए, वो मान ली गई। रेस्टोरेंट्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया है कि डाइन आउट जो है वो अलाउ होगा वीकडेज के अंदर। 8% से कम मस्बत शरह वाले इलाकों पर पहले से नाफिज पाबंदियां अब जारी रहेंगी। और ये भी कहा गया कि मुल्क भर में सिनेमा और मज़ारात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि गैदरिंग्स का जिक्र के वो चाहे कोई शादी हो या कोई बेइज्तिमा हो, 300 से ज़ायद अफराद की इजाज़त नहीं होगी। स्पोर्ट्स, त्यौहार, सकाफती और दूसरी तमाम तकरीबात मुकम्मल बंद होंगी। और बंद मकामात पर होने वाले तमाम सकाफती, मौसीकी और मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। और एलामिया के मुताबिक 300 अफराद तक आउटडोर शादी तकरीबात भी अब रात 10 बजे तक ही हो सकती हैं। ताहम शादी की आउटडोर तकरीब मजीद उसमें रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई है कि 2 घंटे के लिए मैक्सिमम हो सकती है, जबकि किसी इनडोर तकरीब की अब इजाज़त नहीं है। और मुल्क भर में हर किस्म की इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी भी लगा दी गई है। रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, जबकि तमाम तफरीही पार्क भी बंद रहेंगे। वॉक और जॉगिंग अलबत्ता आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्क खुले होंगे। और तमाम सरकारी निजी दफातर अदालतों में भी 50% घर से काम की पॉलिसी भी जारी रहेगी। बिल्कुल, और NCOC के एलामिया के मुताबिक नेशनल इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कहा गया है कि 50% गुंजाइश के साथ चलाई जाए। एक सीट पर अगर मुसाफिर बैठा है तो दूसरी सीट खाली होनी चाहिए और आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। रेल सर्विस के लिए कहा गया है कि 70% गुंजाइश के साथ चलाई जाए, 30% जो है वो खाली होना चाहिए, जबकि अदालतों में लोगों को मौजूदगी को कम किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वफाक की तमाम इकाइयाँ
मास्क पहनने को लाजमी बनाए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में सियाहती मकामात पर टेस्टिंग पॉइंट्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल, और इसमें यह भी बताया गया है कि एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद फौरी तौर पर किया जाएगा और इन फैसलों का इतलाक अब 11 अप्रैल तक रहेगा। तमाम 7 अप्रैल को दोबारा जायजा भी लिया जाएगा। जबकि अब सबके सवाल ये बन रहे हैं कि तालीमी इदारों का क्या बनेगा, वहाँ पर क्या अब मज़ीद तालीम जाकर होगी या फिर ऑनलाइन, तो इसका फैसला जी कल होना है। 24 मार्च को इसका जायजा दोबारा से लिया जाएगा। तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला कल ले लिया जाएगा, क्योंकि वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। ऑनलाइन पढ़ाई से तलबा खुश नहीं है। यकसा निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में नाफिज होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो अब तक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात जो है वो मजमूई तौर पर 13,935 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 6,33,741 हो चुकी है और मुल्क भर में इस वक्त एक्टिव केसेस अबूजर 34,535 पर पहुंच गई है। बिल्कुल ठीक है। अब ये इसके साथ साथ 5,85,271 अफराद को कोरोना से सेहतयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। फिर अब ये जो सूरत हाल है, इस पर कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं और परसेंटेज भी ज़्यादा पंजाब में ही है। इसी वजह से यहाँ पर भी सख्ती ज़्यादा की गई है। 6,039 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,479, खैबर पख्तूनख्वा में 2,225, इस्लामाबाद में 548, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलोचिस्तान में 203 और आज़ाद कश्मीर में 338 अफराद जान की बाजी अब तक हार चुके हैं। कोरोना और एनसीओसी के डिसीजंस पर हम मजीद बात भी करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो टैकल करती है। खासतौर पर सबसे बड़ा सवाल जो तालीमी इदारों के हवाले से ही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करते ब्रेक पर जाने से पहले कोरोना केसेस की और फिर एनसीओसी ने जो कल डिसीजन लिए हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा कि जो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा सख्ती की जाएगी, लेकिन थोड़ी नरमी की गई है कारोबारी मराकज़ के हवाले से और इसके साथ साथ जो स्कूल्स के हवाले से बात की जा रही है, इस पर भी ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब PMC की जानिब से हमने देखा था कि मुतालबा किया गया था कि पूरे पाकिस्तान में सख्त लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि जो सूरत हाल है वो परेशान कौन है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, जो कि PMC से ताल्लुक़ रखते हैं और PMC ने जो ऐलान किया था कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन इन करने के लिए। कोविड की थर्ड वेव जो है उसकी रेशो मुसलसल बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर लाहौर में जो ये परसेंटेज 20 के अराउंड अब घूम रही है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर हैं। आप लोगों ने डिमांड की मुकम्मल लॉकडाउन की, NCOC का कल इजलास हुआ, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं थोड़ा चलूँ कि मैं PMC का सदर हूँ, मैं CMA का सदर हूँ, दैट इज फॉर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। जी सॉरी सर, वो AAC चेंज हो गया। कोई इशू नहीं, जस्ट फॉर मतलब ऐसी क्लैरिटी। देखिए, आप देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त दुनिया के अंदर और पाकिस्तान जिसके अंदर से गुजर 3 चीजें इस वक्त थर्ड वेव है, तो वी आर पासिंग थ्रू दी थर्ड वेव। अब थर्ड वेव के अंदर आके आप देखें कि पहले के साथ क्या हुआ, जो कि पिछले मार्च अप्रैल के अंदर थी, मई जून के अंदर जाके हाई थी, फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर सेकंड वेव एंड नाउ वी आर पासिंग थ्रू द थर्ड वेव। अभी जैसा कि आप बता रही थी कि नंबर ऑफ केसेस जो कि सेकंड वेव अक्टूबर के अंदर थे, हम हाईएस्ट उसको टच कर चुके हैं। फर्स्ट वेव के अंदर जो थे इनको हम हाईएस्ट नंबर के साथ, देखिए आप लोग की गवर्नमेंट जैसे CMC मतलब बात करते हैं कि दैट इज इन फिगर नंबर के साथ इतने हजार, इतने 100, इट इज नॉट इशू ऑफ 100। जस्ट मीन कि हमारे पास पॉजिटिविटी रेट जो है कि जितने हमने टेस्ट किए उनमें से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं। अभी हम पॉजिटिविटी रेट जो पाकिस्तान के अंदर है कि हम 10 के हिस्से को भी छू चुके, उससे भी ऊपर चले गए। हमारा एज हेल्थ प्रोफेशनल एंड मेडिकल प्रोफेशनल ये बात मानना है कि देखिए हमारे यहाँ क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, और वैसे भी साइंस कहती है कि अगर एक मरीज हो तो मीन बाई के दर्जन के करीब 10 से 12 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि टेस्ट पॉजिटिव हैं लेकिन दे हैव नॉट गॉट फॉर द टेस्ट। तो अगर उसके साथ देखें तो हमारे पास बहुत बड़ा अलार्मिंग नंबर है। और फिर आप जानते हैं कि अब यूके जिसको कि मतलब वेलाइटी वायरस का ये फॉर्म करना चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर जो आई है, ये स्ट्रेन जो आई है, और लाहौर के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरावाला के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर
कराची में किसकी हद रही है कम है, ये हमारे पास जो आई है उसमें वी आर नाउ पासिंग थ्रू दैट थर्ड वेव हो रही कम हमारे पास। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एकदम से ये जो थर्ड वेव है इसकी वजह से मजीद केसेस भी आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 की तरफ हम जा रहे हैं रेशियो पॉजिटिव की। लेकिन ये बताइएगा कि इसके साथ मैनेज करना बेसिकली अब हुकूमत का मकसद है, जो कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम मूवमेंट्स हों लेकिन साथ साथ कारोबार भी चलता रहे, रोज़मर्रा के मामला भी चलते रहें। तो फिर इसके लिए तो ज़रूरी है ना कि आप मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाएँ, तो फिर क्या ऑप्शन थी हुकूमत के पास? मैं डॉक्टर इसी अपनी लॉजिक को बेस कर रहा था, जब मुझे इजाजत दे दे अपनी वो बात कंप्लीट करने के लिए, कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रोकने की खातिर है और वो चीज ये है कि आप लॉकडाउन इस चेन को तोड़ें। इस चेन को तोड़ने की खातिर हॉट स्पॉट या हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, इसका हल नहीं होगा जब तक हम इस माइग्रेशन को, जब तक हम इस सारे प्रोसेस को जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। अब देखिए होता है ऐसा है कि 3 स्टेज समझी जाती हैं कि एक पेशेंट से किसी और इंसान को लग गया, उसी इंसान से फिर एक सोसाइटी में, और थर्ड फेज कहते हैं कि विद इन कम्युनिटी ये बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। जब विद इन कम्युनिटी फैलनी शुरू हो जाए तो फिर इस किस्म के जो है मतलब इक़दाम होंगे काफी नहीं होते। उसको रोकने के लिए एक साइंसी नुक्ता है, इसमें कभी तौर पर मईशत या किसी मजहब या लापला उन चीजों का कोई मतलब इसमें अमल दखल नहीं है। उसको रोकने के लिए आज करें या कल करें, सोचना आपने है, सोचना हुकूमत ने है। आया कि उस डिजास्टर से पहले हमने इस चेयर को तोड़ना है या उसके साथ जब आएगी तो फिर उसके बाद करेंगे। आपको याद होगा कि पहले भी जब अप्रैल मई के अंदर जाके हुकूमत ने किया, बड़े हिलो इज्जत के साथ, बड़े ये ताजर बरादरी ने बड़ा शोरगुल डाला, हुकूमत ने बड़ा ये किया, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जब प्रेशर डाला हुकूमत ने, तो फिर जाके ये वेव टूटी और रुकी। और उसी की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दोज कंट्रीज के जिसके साथ जाके हम कोरोना को नंबर आजमा हो सके। और हमारे पास वैसे कोरोना नहीं हुआ जैसे कि हमारे दीगर ममालिक में, दुनिया के यूरोप के अंदर इटली, बरतानिया, अमरीका और या जितने हैं उनके साथ जैसे ही हुआ था। अब ये कहना कि हजूर ये हमारी मईशत कैसे चलेगी, इतनी ज्यादा है, हम कैसे करेंगे, तो ये मैं आपसे बच्चा बस करूँ कि इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ पतली दाल और एक रोटी, ये मैं जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, कि इसी के साथ आके हमें अमल करना होगा। और जब हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कितनी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, ये 2 या 4 हफ्ते की बात होगी। जब हमने इस चेन को तोड़ लिया तो देन फिर आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमत की बात दुरुस्त है कि फिर हम ये है कि जो मतलब ये स्मार्ट लॉकडाउन या मतलब ऐसे हॉटस्पॉट एरिया के ऊपर उनके ऊपर जाके बंद करते रहेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लक्स हो रहा है इस वबा का, उस वबा को तोड़ने की खातिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम लॉकडाउन। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी। आपने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए 2 से 3 हफ्ते के लिए, तभी हम ये जिस तरह से वायरस सैचुरेट कर रहा है, केसेस बढ़े, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जाहिर है डिसीजन तो एनसीओसी ने लेना है और वो मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस को देखते हुए लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और एनसीओसी जो कल इजलास हुआ उसमें ये भी अबूजर डिसाइड किया गया कि अब थोड़ी सी जो पहले पाबंदियां लगी गई थी उसमें रिलैक्सेशन हुई है। मार्केट्स का टाइम 6 बजे से 8 बजे कर दिया, फिर उसके साथ साथ आउटडोर की इजाजत दे दी गई कि वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, 300 अफराद की सकती है। तो अभी तक तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो 23 मार्च की छुट्टी ही थी और उसके बाद कंटिन्यू रही थी ये छुट्टी, जब लॉकडाउन जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। 3 हफ्ते के लिए तब लॉकडाउन रहा। अब क्या सूरत हाल है, किन बेसिस पे ये डिसीजन लिए गए? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एनसीओसी ने कल भरपूर इजलास किया और जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कहा जा रहा था कि सख्ती होगी, लेकिन ऐसे लगा कि उतनी सख्ती नहीं हुई बल्कि थोड़ी नरमी हो गई है। क्या बेसिस बनाई गई थी इन डिसीजंस की? देखिए उसमें बुनियादी वजह तो ये थी कि चूंकि ताजरों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसमें जब भी जो कोरोना से मुताल्लिक स्मार्ट लॉकडाउन की जो है वो कोशिश की गई तो ताजरों की जानिब से बहुत ज्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए थे। तो फिर इसका जो है वो एक जायजा इजलास हुआ था असद उमर की सरबराही में कल, जिसमें कुछ अहम स्टेप लिए गए। यानी जो डाइनिंग बंद थी आउटडोर भी और सिर्फ पार्सल की सहूलत थी, तो 10 बजे तक जो है वो डाइनिंग जो है उसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन इनडोर इजाज़त नहीं दी गई। और इसी तरह जो है वो मार्केटों के जो औकात-ए-कार थे वो 6 से बढ़ा के 8 बजे तक कर दिए गए। 2 घंटे मजीद रिलैक्सेशन दी गई है ताकि जो है वो लोग खरीदो फरोख्त करें। लेकिन
2 रोज के लिए जो है यानी हफ्ता और इतवार को मार्केट्स को बंद रखने का जो हुक्म था वो बरकरार है, यानी 2 रोज तक जो मार्केट है वो बंद है। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ारात हैं जो और इस तरह सकाफती सरगर्मी है उस पर मुकम्मल पाबंदी है और कहा गया है कि 300 से ज्यादा लोग एक जगह पे किसी भी रेस्टोरेंट या मार्केट में नहीं बैठ सकते। वो 300 लोग जो हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। और दूसरी अहम चीज ये है कि जो कोरोना को फैलाने की सरगर्मियां हैं सख्ती से अमल दरामद होगा, ये भी इसमें फैसला किया सगीर चौधरी, ये तो हमने पूरी डिटेल्स भी बताई और डिसीजंस हम कल से देख रहे हैं कि उसमें रिलैक्सेशन हुई है। अब आइंदा कल के लिए जो इजलास हो रहा है उसके लिए बताइएगा, तालीमी इदारों के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या खोलेगी हुकूमत तालीमी इदारों को या अभी थोड़ा गैप ही रखा जाएगा? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे आज की बात कर लेते हैं तो आज जो कोरोना अपडेट्स आई हैं इसमें अमवात की तादाद जो है वो 72 है, यानी कि आज जो होने वाली अमवात हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों की निस्बत जो है वो 2 से 3 गुना ज्यादा है। यानी कल जो रिपोर्ट हुई थी वो 20 हुई थी और आज जो है वो 70 से ज्यादा हुई है। इसलिए कोरोना की जो लहर है सामने आ रहे हैं, जैसे इससे लगभग जो है कि जैसे तालीमी इदारे जो है उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा बल्कि उनके बच्चे जो है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और ठीक है, ये फैसला चूंकि अदालत के मुताबिक किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है, जिसके अलावा और दीगर जो महकमे हैं उनकी रिपोर्ट्स को और सर्वे को मद्देनजर रखते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि तालीमी इदारे जो है वो खोले जाएंगे क्योंकि सिचुएशन और रेशो जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सगीर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद थे। इसके साथ हम देखेंगे कि कल क्या फैसला होगा तालीमी इदारों के हवाले से। एनसीओसी ने जो डिसीजन लेने थे वो तो अब ले लिए, लेकिन ये मामला किधर जाकर रुकेगा? क्या लॉकडाउन करना पड़ेगा या फिर मजीद सख्ती करनी पड़ेगी? किस तरह से होगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की तारीख की आज हम जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन इसलिए क्योंकि इस दिन पाकिस्तान के लिए वो इरादा रखा गया कि पाकिस्तान हमने बनाना है। लेकिन अगर हम तारीख में उससे पहले जाएं तो कुछ लोग पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। खा वो 2 नेशन थ्योरी के हवाले से उन्होंने बात की हो, मुसलमानों के राइट्स के हवाले से बात की हो या फिर अलग मुल्क की हैसियत से बात की हो। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं जिसमें इस हैसियत जिनकी और जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, पढ़ा जाता है कोर्सेज़ में, वो हैं जनाब सर सैयद अहमद खान साहब। और बिल्कुल जब हम मुसलमानों की तरबियत और ग्रूमिंग की बात करते हैं तो एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और जब भी तालीम की बात होती है मुसलमानों की तो उस वक्त तहरीक में मुसलमानों को एजुकेट करने में सर सैयद अहमद अली खान रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। और अगर हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिक्र करें तो वो मतलब तारीख से हम उसको पीछे नहीं हटा सकते। तो ये तमाम हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं इन्हीं की मेहनत की वजह से पाकिस्तान बना और आज हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में परनवासा सर सैयद अहमद अली खान जो कि बानी एंड कन्वीनियर भी हैं सर सैयद तालीम तहजीब और इखलाक फाउंडेशन लाहौर के, सैयद महमूद असदुल्ला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके ख़ानदान का क्योंकि आपका ताल्लुक जिस ख़ानदान से है उन्होंने मुसलमानों के लिए, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, जो इस तहरीक को लेकर वो आगे चले, उसी का नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। यकीनन। बिल्कुल। मैं इस सिलसिले में आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जो आपने एक बड़ा अच्छा माशाल्लाह बेटी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ग्रूमिंग का और गाइडेंस जी। कि मैं एक दफ़ा एक सेमिनार मुझे करना था तो मैं रॉयल पार्क में एक दुकान पे गया उसका फ्लैक्स बैनर बनवाने, तो मेरे हाथ में यही ब्रोशर था जिसमें सही तस्वीर है जी। तो मैं वहाँ एक लड़का बैठा था, कोई 25 साल की उम्र का था, मेरे से कपड़े पहने हुए। मैंने कहा बेटे इसकी मुझे फ्लैक्स बैनर बनवाना है। अच्छा। तो कहना ऐसे ससीद खान की तस्वीर है। मैं क्या हो, कहना जी ना सारी कौम के बड़े बड़े एहसान ने। बिल्कुल। मैंने कहना तेरी कौम तो की एहसान किताब, मैंने कहा देखूँ इसे। तो वो कहने लगा जी ये तहरीक न चलान दे अली कर दी मुसलमान वास्ते ना इकबाल अल्लामा इकबाल बन दे, बिल्कुल ना मोहम्मद जिना कायद आजम। बिल्कुल 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 सही। इससे अंदाज़ा करें उसकी तहरीक क्या थी। बिल्कुल।
यानी वो निजात दहिंदा से मुसलमानों ने हिंद के, वो बानी से दो कौमी नज़रिए के, और वो बानी से तहरीक पाकिस्तान के। बिल्कुल पाकिस्तान की दो कौमी नज़रिए पे बेस करता था। और वो सर सैयद ने जब उन्होंने पहली मरतबा ख़त लिखा बनारस के कमिश्नर शेक्सपियर को कि अब ये दो कौमें हैं और अलग। और अगर वो उस वक्त बात ना होती, उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि इवन मुसलमान ही डिवाइडेड थे। वो अंग्रेजी और उर्दू को लेकर इतनी बहस थी, तालीम हासिल करनी है या नहीं करनी है इसकी बहस थी। उनको वो शऊर देना बड़ा इंपॉर्टेंट था एट दैट पॉइंट। यानी शऊर की बात आप कर रहे हैं और डिवाइडेड की बात कर रहे हैं। तालीम के हुसूल का मुसलमानों पे कुरान के तवस्सुस से ये फ़र्ज बनता है कि मुसलमान तमाम उलूम हासिल करें, सिर्फ अरबी या दीन की तालीम नहीं, तमाम उलूम दुनिया में जो है माशियात के हैं, सियासत के हैं, जो भी साइंस के हैं, जो भी हासिल करें। कुरान शरीफ में तस्खीर कायनात का भी हुक्म है मुसलमानों के लिए कि तलाश करो, ख़जाने मैंने छुपा रखे हैं समंदरों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, रेगिस्तानों में। तो बगैर साइंस के तो नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल। और तालीम के हसूल का सईद ने मुसलमानों के लिए ज़रूरी समझा, उस पर उन पर कुफ्र के फतवे लगे। यानी एक कुरान के अहकाम की खिलाफ वर्जी की उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए। तो मैं तो कहता हूँ कुफ्र के फतवे उन पे लगने चाहिए जिन्होंने सर सैयद पे कुफ्र के फतवे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात की है असदुल्लाह साहब आपने। अगर हम सर सैयद की मतलब जो खिदमात हैं उनको अगर हम कैटेगोरिकली देखते जाएँ तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने खिदमत ना की हो मुसलमानों की, चाहे पॉलिटिक्स हैं, एजुकेशन है, सोशल रिफॉर्म्स हैं या फिर मज़हब है। अब अगर हम खुसूसन आपने मज़हब का जिक्र किया कि कुरान का तर्जुमा उन्होंने लिखा, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें 1857 की जंग के बाद जो मुसलमान जिस तरह से एक लग रहा था कि हार चुके हैं ज़हनी तौर पर और पीछे हो गए थे, उनको वापस लेके आना, उनको वो दोबारा से इज़्ज़त फराहम करना, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उनके सामने पिक्चर बेहतर करना, मेरे ख्याल में वही एक सिस्टम था जो 1947 तक पहुँचा। जी पानी भी मंगवाइए। उसका तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि मुसलमान क्योंकि यह आलम हो गया था कि अगर सर सैयद वो तहरीक न चलाते तो वो शायद हिंदुस्तान से ऐसे ही निकाले जाते जैसे स्पेन से मुसलमान निकाले गए। यानी मुसलमान तो किसी गिनती में थे ही नहीं, न सियासत में, न माशियात में, न समाज में, न किसी बराबरी का तो कॉन्सेप्ट। लेकिन वहीं पर अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो भी नहीं थी, किसी भी सेक्टर में नहीं थी, किसी भी नहीं थी। और सर सैयद की तो जहाँ तक उनकी जहानत की कहिए या उनकी सोच और फिक्र की, अंग्रेज़ हैरान था। वो सियासतदान थे, वो नातगो थे, वो शायर थे, वो मजहबी स्कॉलर थे, वो आर्किटेक्ट थे, हालांकि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़े हुए नहीं थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वो आसार कदीमा के माहिर थे। इतनी मुख्तलिफ उनकी वो थी वजहात, अंग्रेज़ हैरान था और अंग्रेज़ ने उनका दिमाग उनसे ख़रीद लिया था ये देखने के लिए कि इसको खोल के देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या खुसूसियत है। ये शख्स मल्टी टैलेंटेड, इतना कुछ उन्होंने मुसलमानों को दिया। यार आप अंदाज़ा करें कि एमओ कॉलेज अलीगढ़ की जो बिल्डिंग है उसका तमाम नक्शा सर सैयद ने खुद बनाया। जी जी बिल्कुल। उसका नहीं, सिंध मजलिस इस्लाम जो हसन अली आफंदी ने बनाया है, जहाँ कायदा इब्तिदाई तालीम हासिल की है, उसका नक्शा भी सर सैयद ने बनाया। उसके इब्तिदा में वो आए तो जब सर सैयद का इंतकाल हो गया तो अंग्रेज़ आए उसका दिमाग खोलने और वो ले, जैसे हम आखिर डोनेट कर देते हैं या जिगर डोनेट कर देते हैं, तो जस्टिस महमूद ने उनके बेटे ने कहा नहीं, नाउ दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड आई वोंट अलाउ यू। बिल्कुल, आपने पैसे दिए थे। लेकिन वाकई वो दिमाग, वो तो जिसकी पूरी दुनिया मेरे ख्याल में फ़ैन थी और आज तक है। और ये जो सोच थी, आपने अलीगढ़ मूवमेंट का जिक्र किया है, अलीगढ़ मूवमेंट मेरे ख्याल में एक ऐसी तहरीक थी जिसके बाद जो वहाँ से तालीम याफ्ता हुए हैं उन्होंने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये असल में जो अलीगढ़ तहरीक थी, या अब मान लोग कह दीजिए कि सर सैयद ने पाकिस्तान क्यों नहीं बना लिया भाई? सर सैयद बुनियाद लेकिन रखी, बुनियाद सवाल ये है कि एक आप नई सल्तनत बनाते हैं, नई हुकूमत कायम कर रहे हैं, तो उसमें आपको माहिर माशियात चाहिए, कानूनदान चाहिए, सियासतदान चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए। आपको अपने को उसकी तैयारी कहाँ से होती? यानी अफवाज क़ुव्वत जो तहरीक पाकिस्तान के लिए चाहिए थी, जो तामीर पाकिस्तान के लिए चाहिए थी, जो क़याम पाकिस्तान के लिए चाहिए थी, उसकी तैयारी सर सैयद ने अलीगढ़ में की थी। और उसी अफवाज क़ुव्वत ने जब पाकिस्तान नया नया बना है तो ज़्यादातर यहाँ लोग इंक्लूडिंग आपके जनरल अयूब खान अलीगढ़ के पढ़े थे, लियाकत खान, कोई बड़ा ऐसा नाम नहीं जो वहाँ से ना पढ़ा हो। तो ये तो सर सैयद खान की एक बड़ी, और फिर जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, यानी अलावा इसके उन्होंने कुफ्र के फतवे से है, आप अंदाज़ा करें कि वो उन्होंने 20 अंग्रेज़ फैमिलीज़ को
गदर के ज़माने में मुसलमानों से बचाया था कत्ल होने से, अपने घर में पनाह दी थी। उसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। तो उस पर भी कुफ्र के फतवे लगे। तो सैयद ने कहा कि ये तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया है, तुम मुझ पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हो। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था कि जंग में भी जी आप औरतों को ना मारें, बच्चों को ना मारें, बूढ़ों को ना मारें, उन लोगों को भी ना मारें जो हथियार डाल दें, खेतों को ना जलाएं। बिल्कुल। और अंग्रेज ने उसके सिले में एक बहुत बड़ी जागीर उनको देना चाहिए, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि ये मैंने सुन्नत पर अमल किया है, मैंने किसी सिले की लालच में नहीं किया। लेकिन उसके बाद आप देखें कि उनकी वालदा को ये ख्याल था कि चूँकि सर सैयद खान ने अंग्रेज़ों की इतनी मदद की है तो वो हम पे हमला नहीं करेंगे। सर सैयद दिल्ली मेरिट में थे और फैमिली वो दिल्ली में थे और फैमिली मेरिट में थी। तो अंग्रेज़ फौजियों ने फिर भी उन पर हमला किया। उनकी वालदा थी, खाला थी और मुलाजमतीन ख़वातीन घर में थी। तो वो तीनों उस मुलाजमा की कोठरी में जाकर छुप गए और वहाँ सिर्फ एक चने की घोड़ों की बोरी रखी थी, उस पर उन्होंने कभी भूख लगती बहुत चबाए नहीं जाते थे। 12-3 दिन उन्होंने बगैर खाए पिए गुजारे। फिर ससीम खान जब दिल्ली से मेरठ आए उनको लेने के लिए, तब उन्हें मालूम हुआ कि इस वाक़ा गुजरा है, तो वो उनको ले गए। उसके थोड़ा से बाद वो बेचारी इतनी हो गई थी कि इंतकाल भी हो गया उनका। तो अब ससीद के पास देखे 2 रास्ते थे, या तो वो भी बागी हो जाते कि मैंने अंग्रेज़ों की इतनी मदद की क्या, और इन्होंने मेरी वालदा और मेरे खाला के साथ ये किया। मगर उससे होता क्या, वो जो मुसलमानों की तहरीक वो चला रहे थे, उनके मुसलमानों की निजात वो मुतासर हो जाते। उन्होंने उस बर्बरियत को पर्सनल लाइफ को साइड पे रखा उन्होंने और तहरीक चलाते रहे, उसका उन्होंने कोई बदला नहीं लिया उनसे। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सिलसिला सिर्फ सर सैयद अहमद अली खां पर ही नहीं था, उसके बाद भी फैमिली जिस तरह से पूरा ट्रिकल डाउन किया उनकी फैमिली में। एक जगह मैं एक इंटरव्यू में पढ़ भी रही थी कि तिरंगे को सलाम करने से इनकार पर नेहरू ने वालिद को पाकिस्तान भिजवा दिया। जी, ये आपने बताया। तो ये तहरीक तो फिर चलती रही आपकी पूरी फैमिली में ही? नहीं, मैं खैर पूरी फैमिली में तो खैर नहीं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से ही तमाम जितने भी दुनिया में वाक़यात होने हैं और जो हादसात होते हैं या तो उनकी मिसालें पेश कर दी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर थे, उन्होंने अपने तमाम औलाद को एक ही तरबियत दी थी। बिल्कुल। मगर एक बेटा उनका बागी निकल गया और नाफरमान निकल गया, इस हद तक कि अल्लाह तबारक तआला ने उनसे कहा कि इसको अपना बेटा मत कहो। हाँ जी, बिल्कुल। सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद, उनके बेटे सरार मसूद, इस हद तक तो सिलसिला माशाल्लाह अच्छा चलता रहा, बड़ा नेक और कौम के हुब्बुल वतनी में। उसके बाद सरार मसूद के बेटे, उनके पोते, उनके पड़पोते, उनके पड़पोतों का आलम यह है कि वो आज इस्लामाबाद में बड़े अमीर कबीर हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर या तो वो बिजनेसमैन है या शबाब और शराब के चक्कर में पड़े हुए हैं। या तो वो तहरीक का जो मकसद था वो अब उस तरह से नजर नहीं आता। सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त मैं उनका प्रपोजल नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हमारी कौम जो है ना, वो फारसी का शेर याद आता है इकबाल का कि मन दरूने शीशा हाय असर हाजर दीदा हम अनचुना जहरे के अजवे माल हाजर पैजाब। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। आजकल जो हमारे मुल्क की तहजीब है, हमारे कौम की जो तहजीब है, ये ऐसा जहर है कि इसको अगर सांपों को भी दे दिया जाए तो वो भी तड़पने लगेंगे। ज़बरदस्त बात की आपने। इनकलाब चाहिए हमें। असदुल्लाह साहब, आपने जिक्र किया इनकलाब का, जिस तरह से एक बेसिक्स उन्होंने सेट की थी सर सैयद ने, चाहे वो एजुकेशन है, रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, उस पर काम किया, अलीगढ़ मूवमेंट बनाई, पाकिस्तान बन गया। अब आज हम 73 साल बाद ये कह रहे हैं, 74 साल बाद, कि हमें फिर से इंकलाब की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या बनी, कहाँ से हमसे चूक हुई कि हम डिरेल हो गए? हमने देखें, लोग कहते हैं जी अंग्रेजी तालीम, मैं बात जगह जिक्र करता हूँ, मैंने जो तंजीम बनाई हुई है ससी तालीम तहजीब अखलाक फाउंडेशन, जी जी, हमारा मकसद ये है बुनियादी कि हम चाहते हैं कि नई नौजवान, देखिए जो आजकल जो लीडर हैं कौम के, जब 32 साल में जो गुजरे हैं, वो सब पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता थे, बाहर के पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी तरबियत नहीं थी, इसलिए वो मुल्क को संभाल नहीं सके और अपने हवस और हर्ष में उन्होंने मुल्क को तबाह करते रहे। अब तक हो रहा है ये हो रहा। तो हम ये चाहते हैं, और सर सैयद अहमद खान का नज़रिया और कुरान का भी नज़रिया ये है
कि तमाम उलूम हासिल करो, बिल्कुल बकमाल हासिल करो, जो चाहे प्रोफेशन ख़वातीन हासिल करना चाहे मर्द का। हमारे मुल्क में फ़ौज में है, अदलिया में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पैराशूटर हैं, नेवी में है, हर पेशे में ख़वातीन बड़ा उम्दा किरदार अदा कर रही हैं। इसकी बुनियादी नहीं है, सिर्फ ये है कि कुरान सुन्नत के अहकामात और इर्शादात को ना भूलो, बेशक उनसे इनहराफ ना करो, वरना फिर तुम चाहे एटम बम बना लो, चाहे आसमान से तारे तोड़ लो, वो हमारे कौम के लिए बेकार है। तो हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद हम लोगों में ऐसा नफसा नफसी हुई कि हम लोगों ने तालीमी तरफ बहुत तवज्जो दी। हम नोबेल प्राइज विनर भी बनने का, बड़े बड़े फील्ड में लोग प्राइज इंटरनेशनल जीत रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं है अखलाकी। हमें कुरान सुन्नत के अहकामात का पता नहीं है। बेशर्मी बहया इस कदर फैल चुकी है बकौल जस्टिस कियानी के, एम.आर. कियानी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, कि जो औरत कोठे भी नाचती है उसे हम तवाइफ कहते हैं, जो स्टेज भी नाचती है उसे हम फनकारा कहते हैं। हमारे सदूर मुमलिकत पाकिस्तान के अब तक इन तवाइफों को तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजते हैं। अब जिस हमने इस मुल्क बनाया क्यों था? इसलिए कि यहाँ हम इस्लामी क़वानीन नाफिज़ करेंगे। इस्लामी ज़िंदगी हमारा हिंदुओं से शर्म हया अलग है, पर्दा अलग है, कपड़े दो कौमी नजरिए इस बेस पे है। लेकिन महमूद साहब, आज़ादी की बात होती है ना, ये तो इंडिविजुअल लेवल पर फेल हो गया। कोई जो भी उसको ऑप्ट करता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम जो है वो ओवरऑल यकसा होना चाहिए और इस्लामी तनाजुर में होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज करके किसी के प्रोफेशन को या इंडिविजुअली बात अगर हम ना करें और सिर्फ अपने सिस्टम को बेहतर करने के ऊपर फोकस करें, तो आई थिंक सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बनता कहाँ से? इंडिविजुअल से बनता है ना। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं जी, तो वो तो सिस्टम बनता ही इंडिविजुअल्स के। बिल्कुल। मैं कैसा हूँ, आपको क्या लगता है कि एज अ कॉम हम कैसे अपना दोबारा से रोल प्ले कर सकते हैं? आपको बताऊँ, अगर मैं फर्ज कीजिए मैं यहाँ आप बैठा लेक्चर दे रहा हूँ, अखलाकियात हो और इस्लामी हो, अगर मैं यहाँ से बात करके उठ के जाऊँ शराब पीऊँ या किसी लड़की के साथ डांस करूँ और बेटे से कहूँ ये शराब हराम है, बेटी से कहूँ ये डांस करना हराम है, तो मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा जरा साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये अखलाकियात की वजह से हमारी कौम में जवाल आया। इसके अलावा एक और मामला था, ये जो करप्शन मामला पॉलिटिक्स में मुल्क के साथ मतलब वहाँ पर जो चूक हुई है हमसे, जो हम लोग वहाँ पर साइड पे हुए हैं, जो हमारे आइन तोड़े गए हैं, उसको पामाल किया गया है, राइट्स को जो बेसिक राइट्स हैं, हेल्थ एजुकेशन है, वो नहीं दी गई। भाई हेल्थ हो, एजुकेशन हो, माशियात हो, साइंस हो, कुछ भी हो, कुरान जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, आज हम मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको ज़बानी मानते हैं, इस पर अमल नहीं करते और ना इस पर यकीन रखते हैं। इसीलिए हमारा ये जो हाल है, जो वो धोखाधड़ी हो, वो झूठ बोलना हो, वो करप्शन करना हो, कुरान में इस मामूली ज़िंदगी का जो शोबा है या हरकत है, उससे लेके बड़े से बड़ा मसले तक का हर एक अल्लाह ताला ने मिसालें दी हैं, हल बताया है उसकी। यानी आप देखें, मैं किसी से मिलने जाऊँ, मैं आप घर मिलने आऊँ, उसका भी इसमें दिया हुआ है कि 3 दफ़ा दस्तक दीजिए, अगर वो तालीमात से हट गए हैं दरवाजा खोल लें तो आप जाइए, वरना बुरा न मानिए, वापस उठाइए। तराजू तोलिए तो इस तरह तोलिए। अगर किसी को सौदा बेच रहे हैं तो उसका अगर उसमें कोई नुक्स है तो ग्राहक को बताइए। अगर कोई चीज़ बांट रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं तो उसकी लिखा पड़ी गई है, विरासत है तो किस तरह, हर चीज़ का उसमें दिया हुआ है। फिर सहाबा कराम की ज़िंदगी को आप देखिए, हसन रसूल की ज़िंदगी को देखिए, उसमें तमाम सर चीज़ें तमाम हैं, तालीमात भी हमारे पास हैं, इस्लामी तालीमात हैं हमारे पास, सामने आइडियल्स हैं। अब हम जितना दूर आ चुके हैं, आपके मुताबिक जो हालात हैं, हम वापस कैसे आ सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए स्टेप वाइज ताकि वापसी हो सके? क्योंकि अगर इस तरह बढ़ते रहे तो मामला तो और ख़राब होते जाएंगे। हाँ, अब उसी के लिए तो हम ये कोशिश हैं। अच्छा, मैं बात बताऊँ, देखिए अगर हम ये अज़्म कर लें कि हमें मुल्क की कौम की खिदमत करनी है, दीन की खिदमत, इसमें कोई चीज़ रुकावट नहीं पैदी। मैं आपको अपनी बताना तो करनी चाहिए, मगर बता रहा हूँ, मेरी 22 साल हो गए मुझे रिटायर हुए बैंक से जी। मेरा ना कोई घर है, ना कोई प्लॉट है, ना मकान है, ना जायदाद है कोई, ना मेरी पेंशन है, ना मेरे कोई जरिया आमदनी है। मेरा एक दोस्त मेरी मदद करता है कुछ, या उससे मैं बचाए कुछ ये करता हूँ, या कोई और कुछ थोड़ा बहुत कोई 5,000 10,000 दे देता है। लेकिन मैं 82 साल मेरी उम्र है, हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आर्थराइटिस है। मैं अभी 2-3 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान तक गया, बस में बैठ के 25 घंटे का बैठ के मैंने सफ़र किया। अच्छा, लोग हैरान थे वहाँ कि आप जिंदा कैसे पहुँच गए यहाँ। हिम्मत थी ना? तो ये हिम्मत नहीं, ये अल्लाह पे भरोसा था, भरोसा कि मैं अल्लाह की राह में निकाल रहा हूँ। कुरान शरीफ में आया है, अगर तुम मुझ पर मुकम्मल भरोसा करो
तो तुम्हारे जुमला उमूर की मैं खुद निगहबानी करूँगा। अल्लाह क्या कहना है, सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जुमला उमूर की निगहबानी अल्लाह करता है। मैं घर में अकेला रहता हूँ तन्हा, इतनी बीमारियों के बावजूद, किसी वक्त भी अल्लाह है ना, जब कोई नहीं है तो अल्लाह है। आई थिंक ये वो भरोसा है और ये वो अल्लाह ताला फरमाता है मैं जिसे चाहूँ वबा में मुब्तला कर दूँ और जिसे चाहूँ उससे वबा को दूर कर दूँ। ये कोरोना जो बीमारी फैली हुई है अल्लाह की तरफ, क्या ये अजाब है अल्लाह का, बिल्कुल, इसलिए कि हमने फरमाने की और मजाक उड़ाया उसके अहकामात का और इरशादात का। अल्लाह ताला माफ़ करे जी सबको और हम जल्द इससे जान भी हमारी छूट जाए और जो आपका मकसद है, जो पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए मकसद, अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब। हम चाहते हैं कि ये नई नस्ल है ये कम से कम इतनी अखलाकियात में, और मैंने देखा ये मेरा आपने जो रीडिंग है जो अखज़ किया है मैंने, कि हमारे वो तलबा तलबात और कौम में जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है जी। अगर उसको ख़वातीन लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो कपड़े से, लिबास से, अपने हरकत से, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से मालूम होता है कि इस्लाम से कोई सवाल नहीं शर्म होया। मेरी तकरीर के बाद ये कहा कि सर आज से हम आपके कहने पे अमल करेंगे। बिल्कुल, एंड आई थिंक यही वो जज्बा है जिसे राइट ट्रैक की जरूरत है, तभी एज अ कॉम हम अपने मुल्क के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। आज यौम तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और इसको तजदीद अहद वफ़ा का दिन इसलिए भी कहा जाता है कि हमने ये याद रखना है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तहरीक चली, किस कदर मेहनत कुर्बानियों से हमें पाकिस्तान मिला और हम उससे किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं। वतन से मोहब्बत की मिसाल जो शुरू हुई उस तहरीक पाकिस्तान के साथ आज भी हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर बड़े में, हर जवान में मौजूद तो है, लेकिन वो राइट ट्रैक जो है क्या हमें हासिल है ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, ये एक बहस है जो बड़ी सूदमंद साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ इस बहस में हासिल ये होगा कि हम आइंदा आने वाले वक्त में सीख सकते हैं, इसको अपनी इस्लाह कर सकते हैं और हमें कहाँ पर इस्लाह करनी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो पाकिस्तान बनने का ख्वाब तो उनका पूरा हुआ, लेकिन जो वो कौम देखना चाहते थे, क्या वो कौम आज है, उसमें क्या कमी है, कहाँ पर हम डीरेल हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। उनकी बहू हैं जस्टिस रिटायर्ड नाज़िर जावेद इकबाल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं, उनसे हम आज गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब नाजरीन को यौम पाकिस्तान मुबारक। आपको भी यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। और जस्टिस साहिबा, आपके ख़ानदान और आपकी फैमिली को हम सैल्यूट भी करते हैं कि अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब जिन्हें कायदे आज़म ने साथ मिलकर ना सिर्फ उसमें अपना रोल प्ले किया, फिर कायदे आज़म उस ख्वाब को आगे लेकर गए और शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये आज़ाद वतन जहाँ पर हम ना सिर्फ आज़ादी से सांस लेते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने राइट्स को ना सिर्फ हासिल किए हुए हैं बल्कि पुरसकून ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, ये उसी ख्वाब का नतीजा था। यकीनन ऐसे ही है और पाकिस्तान का ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने उसको अल्फाज में बयान किया था इलाहाबाद मुस्लिम लीग के एड्रेस में 1930 में, और उन्होंने वहाँ वाज़े किया था कि जो मुसलमान हैं बर्रे सगीर हिंद के, वो एक अलहदा कौम हैं और जहाँ जहाँ पे अक्सरियत है चाहिए सूबे और स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया। उस वक्त उन्होंने ये बात की क्योंकि उनकी कोशिश थी कि हम मिलके यहाँ रहें और फसाद ना हो। लेकिन 1930 से लेके 1940 तक 10 सालों में जो अलहदा उनके साथ मुज़ाकरात हुए हिंदुओं के साथ और इलेक्शन भी हुए, उससे ये बात साबित हो गई कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हिंदू जो थे बड़े मुतासिब थे, उनके अपने बीच में वो आप जानते हैं कि सबसे जो कम माया लोग थे उनको वो कहते थे शूदर या अब्दालत, और मुसलमानों को भी वो उसी जुमरे में डालते थे और वो समझते थे कि अगर उनके करीब आ जाएं तो उनके साये से ही उनका धर्म बरिष्ठ हो जाता है। तो इससे पता लग गया कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे एक मुल्क में रह ही नहीं सकते। कायदे आज़म उस वक़्त लंदन में थे और बड़ी उनको बार बार ख़त लिखने की वजह से पाकिस्तान की तहरीक को चलाने के लिए अल्लामा इकबाल ने मजबूर किया और वो 1935 में तशरीफ़ लाए। तो उस वक़्त अल्लामा इकबाल ने फरमाया, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदा और भी हैं, और वो राजदा थे कायदे आज़म, और उन्हीं को जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी कायदे आज़म कि वो साहिब अमल थे, साहिब फिक्र थे। अल्लामा वो साहिब अमल तो नहीं थे, वो तो बिस्तर पे तकरीबन उस वक्त अपने इलालत की वजह से मजबूर थे। और फिर 1938 में उनका विसाल भी हो गया।
1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में लाहौर में अपनी कॉल की जनरल कॉन्फ्रेंस और ये 3 दिन के लिए हुई, 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। और उसी में ड्राफ्टिंग उनकी वर्किंग कमेटी ने की कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या होगा जिससे ऐलान किया जाएगा कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए आज़ाद। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने इसका सारे जो थे वो सबत किए नुकात, और फिर चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने ये पेश की जो करारदाद थी वहाँ एक जमे गफीर के सामने, और कायदे आज़म ने तकरीर की अंग्रेजी में जिसको सारे लोगों ने बिल्कुल पुरसकून होकर सुना। और जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या समझ आ रही है, तो उन्होंने कहा हमें ये समझ आ रही है कि ये शख्स जो है ये ईमानदार है और जो इसने इरादा किया है हमारे लिए इस आज़ाद मुल्क का, वो उसको हकीकत बना के छोड़ेगा और हम इसी की क़यादत में निकलेंगे। और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान 1940 से 1947 तक भरपूर अंदाज में चली। और इसी जलसे में वहाँ से ढाके से भी तशरीफ़ लाए हुए थे बहुत सारे हमारे कायदीन, सिंध से GM सैयद साहब ने इसको सपोर्ट किया, वहाँ असेंबली में पास किया, बलूचिस्तान से काजी ईसा आए हुए थे, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हुए थे, और पंजाब से तो खैर बहुत से लोग थे ही वहाँ पे मौजूद क्योंकि लाहौर में था। और इन्होंने तमाम जिम्मा लिया अपने अपने सूबों में मुस्लिम लीग की मेंबरशिप को बढ़ाने का और पाकिस्तान की ये जो है तहरीक इसके बारे में लोगों को शऊर देने का। और इसी तरह 1947 में क़याम पाकिस्तान बिल आखिर हुआ और हिंदुस्तान जो था वो 3 हिस्सों में बटा। बीच में तो हिंदुओं का मुल्क था और दोनों दाएं बाएं मुसलमानों का मुल्क था। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था जिसमें 55% हमारी आबादी थी, और इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान था जिसमें 45% आबादी थी। सो 81 साल जो है उनकी आज सालगिरह है। जस्टिस साहिबा, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है, मीनार पाकिस्तान है। बिल्कुल, इसकी आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह से आपने पूरी तारीख बयान की, आपने जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल ने उस ख्वाब को तहरीर किया और बताया लोगों को जो वो ख्वाब देखा जो उन्होंने, और फिर वो शर्मिंदा ताबीर भी हुआ। इससे ब्रेक से पहले हमारे साथ सैयद महमूद असदुल्ला साहब मौजूद थे जो कि पढ़ नवासे हैं सैयद अहमद खान साहब के। 2 नेशन थ्योरी का उन्होंने भी जिक्र किया। उससे पहले हम एक जगह पर पढ़ रहे थे कि एक अपनी किताब है अल-बैरूनी की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया किताबुल हिंद में कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से कतन मुख्तलिफ हैं। अब ये जो तहरीक चली है उसके पीछे ये सारी वजूहात हैं कि 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कितने मजबूर हुए थे मुसलमान इस हद तक जाने में कि फिर एक अलग मुल्क और एक आज़ाद मुल्क की प्रॉपर तरीके से अनाउंस किया गया? बिल्कुल थे मजबूर, इसलिए कि हिंदू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे मुग़ल जो थी सल्तनत वो भी मुसलमानों की कायम हुई थी। इससे पहले वो आए थे, मोहम्मद गौरी आए थे, महमूद गजनवी आए थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही हो, जैसे अब ये महासभा और आपको पता है मोदी भी बात कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मुसलमानों को तो वो हर वक्त चाहते थे कि पस्ती की तरफ ले जाएं, उनको माशी तौर पे बदहाल रखा जाए। हिंदुओं ने गठजोड़ किया हुआ था, अंग्रेज़ जो उस वक्त के हुक्मरान थे, और मुसलमानों को कहीं भी ना अपनी सकाफ़त को आगे फ़रोग़ देने का मौका था, ना अपनी जो थी सियासी मकासद उसके बारे में बात करने का बेसिक राइट्स भी नहीं थे, ना अपने मजहबी अकायद भी नहीं हो खुले तौर पे कर सकते थे उनका प्रचार, और ना उनका जो कल्चर था उसके बारे में कोई बात हो सकती थी। तो इस सारी सूरत हाल पे ये जो अमर है, और मैं अहमद खान का जिक्र करना भूल गई। सबसे पहले पाकिस्तान का जो ख्वाब है, आप सोचिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद खान की तहरीक से शुरू हुआ, और उन्हीं के ज़रिए से ये तारीख़ में उनका एक बहुत अहम किरदार है तहरीक पाकिस्तान में कि उसकी बुनियाद। और फिर चौधरी रहमत अली जो थे 1933 में कैम्ब्रिज में उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम था ना, ये उन्होंने जो था कॉइन किया, और फिर हर जगह ये पाकिस्तान का नाम जो था ये कबूल किया गया। और रेजोल्यूशन पाकिस्तान की जो हुई थी 1940 में, वहाँ पे भी इस नाम को मकबूलियत आम हासिल हुई और हर जगह जिक्र हुआ। और हम छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे याद है 1947-44 में, तो नारा लगा के निकलते होते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान का लफ्ज़ है ना, ये इतना कैची था कि तमाम मुसलमान लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, और बच्चों ने भी ख़ास तौर पे स्कूलों में, सड़कों पे। और मुझे याद है हमारे घर से जो मुस्लिम लीग का झंडा है, हम बिल्कुल सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ रहते थे उन ज़मानों में,
वहाँ पहली दफ़ा 1946 में मुस्लिम लीग का झंडा 2 लड़कियों ने, फातिमा सुगरा ने और जरीना ने, इन्होंने भाग के हमारे घर से बाहर निकले, इकट्ठे किए हुए थे सारे वहाँ, और ये चढ़ गए उस दीवार पे, खारदार नहीं था, कुछ भी नहीं थी, एकदम उसकी छत पे चढ़ गए और ये झंडा लगा लिया और सबने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद तो है ही। और ये जब भी नारा लगाते हैं तो ऐसे यकीन करें कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, दिल में मोहब्बत भी आ जाती है। जस्टिस साहिबा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। और इसके साथ साथ जो कि हम जिक्र कर रहे हैं आज 23 मार्च का, तो वहाँ पर साफियों ने उनसे सवाल भी किया कि कब विफाक और सूबे एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। ये बड़ा कैची और बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसका जवाब भी आसान नहीं है। इसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क में इस वक्त मसाइल हैं क्या इशूज़ हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। ख्वाब तो देखा पाकिस्तान बनने का, वो ख्वाब पूरा तो हो गया, लेकिन जो इसके अंदर देखा था ख्वाब की कैसी कौम होगी, क्या आज वहाँ पर हम हैं या नहीं। जस्टिस नासिर जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस नासिर साहिबा, आपने भी सुनी गुफ्तगू, या फिर हम आपको थोड़ा सिनॉप्सिस दे देते हैं कि जिक्र हो रहा था कि विफाक और सूबे कब एक होंगे, मसाइल कब दूर होंगे। ये जो मामलात हैं, जो इशूज़ हैं कि ख्वाब तो हमने देखा था मुल्क बनने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भी होगा, इलामा इकबाल का, कायदे आज़म का। अब जो दीगर मसाइल हैं, यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम्स आए, इसका हल कैसे मिलेगा हमें? इंशाअल्लाह ताला देखिए, जो चीज़ इंसान तलाश करता है वो मिल भी जाती है। कहते हैं ढूंढे से तो खुदा भी मिल जाता है। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तो हमने हासिल कर लिया 1947 में। 73 साल का एक नौज़ायदा मुल्क है। 73 साल एक मुल्क की ज़िंदगी में खातिर ख्वाह वक्त नहीं होता, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी तरक्की भी की है और हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2-3 बातें हमारे रास्ते में हायल हुई हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के 2 जो हिस्से हैं उनमें इतना बड़ा 1500 मील का एक खला था जो हिंदुस्तान का था, और वो दोनों तरफ से कोशिश करता था कि उकसाए मुसलमानों को कि जी आपके दूसरों के साथ गुजारा नहीं है, आप हमारे साथ शामिल हो, जिसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश बन गया अलहदा और हम ये 4 सूबे इस तरफ रह गए हैं जो इकट्ठे हैं एक इकाई में, लेकिन ये भी फेडरेशन की सूरत में है क्योंकि हमारी सकाफ़त, हमारी ज़बानें, हमारे जो मिजाज हैं वो इतने मुख्तलिफ हैं कि एक जो है हम यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं रह सकते जैसे कि ब्रिटेन है। हम उस तौर अंदाज में हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है। उनके देखिए 50 से ज़्यादा हैं स्टेट्स और उनके अपने अपने अक़दार और अपने अपनी ज़बानें और अपने अपने तौर तरीके हैं, लेकिन हैं वो एक ही वफाकी रियासत का हिस्सा। इसी तरह हमारे पास वफाक में इस वक्त 4 सूबे हैं। एक तो ये था मामला जो आपस में हो गई बदसलूकियाँ नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ गलत ख्यालात आपस में एक दूसरे के हो गए। दूसरी बात यह है कि 30 साल से ज़्यादा हमारी 73 साल ज़िंदगी में 30 साल से ज़्यादा तो अमरीत में रहे हैं और वो जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप में रहे हैं, और जमहूरी निज़ाम जो है ना वो ही है आगे बढ़ाना कौमों की ज़िंदगी में इत्तेहाद को, और जब जमहूरियत बहाल होती है तो हालात बेहतर होते हैं, लेकिन इसके लिए शऊर पैदा करना ज़रूरी है। और इसमें मैं समझती हूँ कि आप जो है ज़राए इब्लाग, ये चौथा स्टेट है रियासत का, 3 स्टेट तो है ना मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया, और चौथा है ज़राए इब्लाग, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक अखबार तो पढ़ने किसी किसी को नसीब होते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ अभी जो है तालीम इतनी ज़्यादा आम नहीं हुई, आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है। और पहले तो ये होता था कि एक शख्स अखबार पढ़ता था और सब सुनते थे, अब ये है कि हर घर में एक फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर आप लोगों को शऊर बता सकते हैं कि पाकिस्तान के बीच में इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मौक़िफ़, जो 3 सुनहरी अक़वाल थे कायदे आज़म के, उनको हमने कैसे फ़रोग़ देना है। 60% आबादी हमारी जो है वो नौजवानों की है और ये हमारे नौजवानों ने बेड़ा संभालना है। और मैं देखती हूँ कि नौजवान हमारे बहुत पुरउम्मीद हैं, उनको ये जो बांग्लादेश का सानिया है इसके बारे में तो पता ही नहीं, क्योंकि ये तो हो गया था पाकिस्तान के क़याम से 25 साल बाद ही, बल्कि उन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह भी अब मना ली है, तो इसका मतलब है 21-22 साल बाद ही ये वाक़या हो गया। लेकिन अब जो हम बाकी हैं हम तो इकट्ठे हैं ना, और अगर हमें इकट्ठा रहना है, बिल्कुल इनको आप उनको शऊर देना है कि हमारी खैरियत और हमारी फलाह इकट्ठा रहने। हमारे जो सबसे पहली हमने हल करने हैं ना मसाइल, वो है तालीम। बिल्कुल हमारा आइन कहता है 25A के हर बच्चे को 5 से लेकर 16 साल की उम्र तक लाजमी और तालीम जो है
वो बिल्कुल तालीम जितना ज़रूरी है, जस्टिस साहिबा आपने ज़बरदस्त बात की है, उसी को आगे लेकर भी हम चलेंगे। इस पर मजीद बात भी करेंगे कि तालीम के साथ साथ तरबियत कितनी ज़रूरी है और क्या वो हम अपनी नस्ल की, आने वाली नस्ल की खास तौर पर कर रहे हैं कि वो भी इसी जज्बे से पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। और एक बात आपने ज़बरदस्त की कि 73 साल में हमने वाकई में बहुत तरक्की की है। हर वक्त नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, एडवांस हुई हैं, पाकिस्तान के बहुत से कारनामे हैं, पाकिस्तान के हिस्से में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें अप्रिशिएट करना। जस्टिस साहब हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें 23 मार्च के हवाले से। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है और हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं जैसे रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले वो जिक्र करी थी तालीम की अहमियत का। जैसे साहिबा आपने जिक्र किया था पाकिस्तान में जो हमने देखा है कि इस वक्त जो इशू आपको नज़र आ रहा है उसमें आपने तालीम का जिक्र किया कि उस पर फोकस नहीं है, उसको ज़रा एलेबरेट कीजिएगा। क्या ऐसा किया जाए कि ये मामला जो पाकिस्तान के हैं उनको बेहतर किया जाए? जी ज़रूरी है, और जैसे मैंने बताया अब तो ये हमारे आइन में बुनियादी हकूक़ में भी शामिल है कि हर बच्चे को 5 से 16 साल की उम्र तक लाजमी तालीम होनी चाहिए। और अब ये यकसा कौमी निसाब का भी इजरा किया है रियासत ने। अब देखें कि ये कहाँ तक कामयाब होता है कि हर सूबे में एक ही किस्म का कौमी निसाब हो। इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उम्र 5 साल से लेके जब बच्चे स्कूल में आते हैं, 5 से लेके 8 साल की उम्र तक उनको सिर्फ अपनी मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको समझ ही वो बात आती है। और इन्हीं 3 सालों में इखलाकियात, सच्चाई, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मुकिम, ये सब उनके दिल में ये असूल जो हैं ये समो देने चाहिए। उसके बाद जब वो तकरीबन 8-10 साल के हों, उस वक्त एक कौमी ज़बान है हमारी उर्दू, वो यहाँ पे उनको सिखाई जाए। और ये जो दीगर ज़बानें हैं ना, मसलन अरबी है, अंग्रेज़ी है, ये मैं सोचती हूँ छोटे बच्चों के ज़हन पे इतना हमें ज़ोर देने की कोई मकसद नहीं हाजिर। देखिए अल्लाह ताला को हर ज़बान आती है, इसलिए मैं समझती हूँ 5 साल के बच्चे को हिफ्ज़ कराने आयात ये कोई दुरुस्त मसलियत नहीं है। 10-12 साल से बड़े हों बच्चे तो आप उनको जो लाजमी नमाज सिखाइए, उनको कोई आयात सिखाना चाहते हैं सिखाएं। ये लेकिन ये जो रट्टे का तरीका है इसको तो मैं कतन इससे इख्तलाफ करती हूँ। दूसरी बात ये कि यकसा कौमी निसाब में उन्होंने ये भी कहा है कि मदारिस जो है और जो प्राइवेट स्कूल है और जो रियासती स्कूल हैं उन सब में एक जैसा निसाब होना चाहिए। इससे तबकाती फ़र्क जो है ये जाएगा, जो हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा है। ऊपर के जो चंद एक है इशराफिया, वो तो उनकी ज़िंदगी और है और बाकी गुरबा की ज़िंदगी और है, इसमें फ़र्क पड़ना चाहिए यकीनन। लेकिन जिस बात पे मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि हमें तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि हर बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसको हुनर सीखना ज़रूरी है। ये चाहे वो 7-8 साल की उम्र में जब बच्चा इस काबिल हो कि उसको समझ आए कि हुनर होता क्या है जी। उसको ये सिखाना चाहिए कि आप ये नौकरियों की तलाश में मारा मार ना जाए, आप अपने हाथ से कुछ करना सीख लें, चाहे वो कंप्यूटर का काम हो, चाहे बढ़ाई का हो, चाहे ये ईंटें लगाने का हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम। आपको पता है आजकल जिसके हाथ में हुनर है वो कहीं सड़क गर्दी करने की कोशिश नहीं करता या लोगों को रिश्वत देने का या सिफारिश करने का कि हमें मुलाजमत मिले। हमारी इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है कि 21 करोड़ से तजावज़ कर गई है। जब पाकिस्तान के क़याम के बाद 1951 में फर्दम शुमारी हुई थी तो ये जो अब पाकिस्तान है इसकी आबादी 3.25। बिल्कुल सही बात है। और हम रहते थे सेक्रेटेरिएट के साथ। जी जस्टिस साहिबा, ये देखिए उस वक्त कहता था अरे हाँ जी जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वहाँ पे हमारे घर के सामने रेडी वाला होता था, क्योंकि ये देखिए दाईं तरफ सेक्रेटेरिएट था, बाईं तरफ छोटी अदालतें थी, तो कहता था जी आने दी रोटी ते दाल मुफ्त। आजकल कोई तस्वर कर सकता है? रोटी जो है वो मिलती है, एक रोटी 7 लोगों में बटनी है, ऊपर के 2 इशराफिया सारी खा जाते हैं, नीचे के पास जो है वो भूखे रहते। अच्छा, आपकी ये बातें बिल्कुल ठीक है, रेलेवेंट भी हैं आजकल के दौर की मुनासिबत से। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने स्किल्ड एजुकेशन की बात की, हर एक के इम्पॉर्टेंट रोल और एजुकेशन की बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे साहिबा, इसको आई थिंक हर बंदे को ना सिर्फ समझने की ज़रूरत है बल्कि हर फर्द के लिए लाजमी भी है।
बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और चीज़ लाजमी है, ये जो मुल्क में हम आज दिन मना रहे हैं इसकी अहमियत और फिर एक जज्बा पैदा होता है। मिली नगमे आज जब हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं, उसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है। हमारे साथ हमारे साथी एंकर हैं 24 न्यूज़ के सैयद तंसीर जैदी, जो बहुत खूबसूरत आवाज़ भी बहुत खूबसूरत आवाज़, वैसे भी खूबसूरत है और आवाज़ उनकी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। जी बिल्कुल। तो तंसीर, अस्सलाम वालेकुम, आपको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। जी वालेकुम अस्सलाम अबूज़र और सीमल, और आपको भी यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं जस्टिस नासिरा इकबाल की गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहा था और जस्टिस साहिबा ने जिस तरह जो गुफ्तगू की तहरीक पाकिस्तान की और जिस तरह से उन्होंने सारे जो मंजर कशी की, बहुत ही जज्बाती गुफ्तगू थी और वाकई जो है ना लहू जो है वो गरमाने वाली। तो जस्टिस साहिबा, आपको हम तंसीर की आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा जो है वो भी सुनाते हैं। तो तंसीर, विदाउट एनी डिले आप हमें सुनाइए। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे है गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन। थैंक यू जी। ज़बरदस्त तंसीर, थैंक यू सो मच। आपने इतना खूबसूरत मिली नगमा और मेरा फेवरेट भी सुनाया। जस्टिस साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की आपने। और आई थिंक आप जैसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जैसे आप बता रही थी और आप जैसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी ही है जो ना सिर्फ मोटिवेट कर सकती है बल्कि इंस्पायर। बिल्कुल, और हम दुआ करते हैं जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में अखलाकियात, एजुकेशन, हेल्थ पर काम किया जाए और जल्द से जल्द मुल्क जो है वहाँ पर पहुँचे जिसका ख्वाब देखा गया। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। यौम पाकिस्तान आपको मुबारक हो। मेरा दिल कर रहा है आज मैं हर ब्रेक से वापस आऊँ तो मैं यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी मुल्क में रह रहे हैं जिसका नाम पूरी दुनिया में ना सिर्फ जाना जाता है बल्कि बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सी क्या मोस्टली ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हैं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च की मुनासिबत से एक और इम्पॉर्टेंस भी है इस दिन की, और वो ये है जी कि दुनिया भर में आज मौसमियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद मौसमियाती पेशगोइयों में महकमा मौसमियात की अहमियत को उजागर करना है और इसके साथ साथ मीडिया के तवज्जो महकमा मौसमियात की जानिब मबजूर करवाना भी है, क्योंकि इस दिन के हवाले से दुनिया भर में महकमा मौसमियात और वज़ारत माहौलियात के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल दुनिया भर में मौसमियात का आलमी दिन मनाया इसलिए जाता है ताकि इस हवाले से अहमियत उजागर की जाए। और आलमी दिन की इब्तिदा 23 मार्च 1950 से की गई थी। साइंसी माहिरीन का यह भी कहना है कि मुल्कों के मौसमों में आने वाली हालिया तब्दीली की वजह तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से फिजा में किया जाने वाला जहरीली गैसों का इजाफी अखराज है, जिससे पैदा होने वाली ग्लोबल वार्मिंग। जैसे हम जिक्र करते हैं कि सर्दियाँ लेट तक रुक गई, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, या अगर हम कहते हैं कि प्रोलॉन्ग कर जाती हैं समर, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसकी हिद्दत आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात दिखा रही है। और फिर दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से और जैसे एडवांसमेंट हो चुकी है उसके इस्तेमाल से जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं मौसमों की और महकमा मौसमियात की, फिर एक इम्पोर्टेंस जो है वो मजीद बिल्कुल। और मौसमियात के हवाले से एक अहम चीज़ कि ग्रीन पाकिस्तान जो मुहिम है उस पर भी काम करना चाहिए। पूरी दुनिया जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकदाम करे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और जो सीमेंट बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी कम है, इसके ऊपर काम किया भी जा रहा है, मजीद भी किया जाना चाहिए। जो बड़े ममालिक हैं, इंडस्ट्रियल जो ममालिक हैं, उनको भी चाहिए कि इस पर काम करें, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री ही लगाते रहेंगे और दरख्त नहीं लगाएंगे तो आइंदा आने वाली नस्लों को मजीद मसाइल भी होंगे, जो कि आपने देखा भी है कि वबाएं आ रही हैं। और खासकर जो स्मॉग है ये भी बहुत बड़ी आई थिंक ये को रिलेटेड है ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और मेट डिपार्टमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट अगर बेहतर होगा तो महकमा मौसमियात अच्छी पेशगोइयां करेगा। लेकिन बहरहाल एक चीज़ अच्छी है जी 23 मार्च के हवाले से, और वो है मौसम।
मुल्क भर में मुसलसल हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं कि कहाँ बारिश मुतवक्की है और कहाँ बारिशें हो रही हैं। कल रात लाहौर में बड़ी तेज और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, कोमल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, तो उनसे जान लेते हैं। जी कोमल, आज के दिन के लिए क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से रहेगा? और का मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता रात बारिश के बाद मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई है। मौसम सर्द है जबकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इस ठंडी हवा में सब्जा जो है वो झूम रहा है। दर्जा हरारत इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 37% और हवा की रफ्तार 33 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आने घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दिन भर में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से हफ्तावार के हवाले से ये कहा गया है कि सूरज और बादलों की आंख मिचौली यूं ही जारी रहेगी और रिमझिम के बायस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शहर लाहौर का कदरे बेहतर हो गया है। बहुत शुक्रिया कोमल इस्लाम, आपने हमें बताया लाहौर के मौसम के हवाले से। और हमने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया था कि लाहौर का ना सिर्फ मौसम इस वक्त ज़बरदस्त है बल्कि नॉर्दर्न और फिर जो प्लेन एरियाज हैं, सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान, सब जगह पर इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा है। तो अब ऐसे ही चलता रहेगा तो मजीद जो है ना, मुझे लगता है गर्मी अभी थोड़ी दूर रहेगी। बिल्कुल, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।